सृजन संवाद की 152वीं गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। मैं वैभव आपको नमस्कार करता हूं। और आज जैसा कि हमने पहले से घोषित कर रखा है कि सृजन संवाद की आज की हमारी गोष्ठी में हमारे अतिथि कवि हैं श्री लीलाधर मंडलोई जी। और आज हम इनकी कविताओं का पाठ का आनंद लेंगे खुद लीलाधर सर के साथ ही। सर अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। और आज 152वीं गोष्ठी में हमारे साथ हमारे अतिथि का स्वागत करने के लिए और बातचीत में अपनी टिप्पणियों के साथ विजय शर्मा मैम हमारे साथ रहेंगी, हमारी अभिभावक हैं। तो सबसे पहले मैं विजय मैम को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया सर का स्वागत करें और सारे जुड़ने वाले अतिथियों का स्वागत करें। मैम। सबको मेरी नमस्ते। थैंक यू वैभव जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज 152वीं गोष्ठी हमारी है और पिछले 14 साल हम पूरे कर चुके हैं, 15वें साल में हम चल रहे हैं। आज के जो हमारे अतिथि हैं वो बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हैं। स्वागत तो उनका है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरा उनसे मिलना कैसे हुआ। असल में मैं उन्हें नहीं जानती थी, दो कारणों से। एक तो मैं जमशेदपुर जैसी जगह में रहती हूँ, दूसरे काव्य पर काम नहीं करती हूँ, मेरा सारा काम गद्य पर है, इसलिए नाम तो उनका सुना था लेकिन परिचित नहीं थी। मुझे ये पता था कि आप नया ज्ञानोदय के संपादक हैं और उसमें मैं बराबर लिख रही थी। इसी बीच मेरी एक पुस्तक भी ज्ञानोदय से आई और तब तक मैं नहीं जानती थी कि आप वहाँ के निर्देशक भी हैं। ये मेरी क्या कहूँ, अपनी अज्ञानता थी। मैं दिल्ली मेले में गई और आपने मेरी किताब को दिखाते हुए मेरे साथ फोटो लिया। मैं बहुत खुश कि नया ज्ञानोदय के संपादक के साथ मैंने फोटो लिया। फिर मैं जमशेदपुर आ गई और उसके बाद मुझे पता चला कि आप वहाँ के निदेशक भी हैं, जो कि इतनी बड़ी हस्ती होती है। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि आप वहाँ से हट गए, मतलब काम पूरा हो गया उनका वहाँ के से। तो मुझे पता चला कि आप वाणी में आ गए हैं, वाणी प्रकाशन। और वहाँ से भी मेरी एक पुस्तक आई। उस पुस्तक के संपादन से जुड़े होने के कारण बराबर फोन पर उनसे बात हुई। किताब जो नाजी यातना पर है, उसका शीर्षक भी आपने ही तय किया। और फिर मैं एक बार पुस्तक मेले में पहुंची। तब तक मुझे उनकी शख्सियत का थोड़ा सा भान हो चुका था कि कितनी बड़ी शख्सियत है। तो मैं वहाँ वाणी के स्टॉल पर गई और मैंने नमस्ते की और फिर उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू भी वहाँ पर किया। वो जो फोटो है वो मेरे लिए बहुत ही मीनिंगफुल है। तब तक थोड़ी सी जो और जानकारी हुई कि आप एक समय दूरदर्शन में भी रह चुके हैं, बहुत बड़े कवि हैं, चित्र भी बनाते हैं, चित्रकार भी हैं, गद्य भी लिखते हैं, फिल्मों से भी जुड़ाव है। फिर भोपाल से एक मुझे निमंत्रण मिला और निमंत्रण मुझे आपके द्वारा ही मिला। जब मैं वहां गई तो ये हमारी दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात थी कह सकते हैं। और तब बहुत थोड़ी सी बातें हुई हमारी, हालांकि कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन हम लोग 3 दिन तक साथ थे। फिर वहां से आने के बाद बहुत दिनों तक कोई संपर्क नहीं रहा। मैं देखती रहती थी फेसबुक पर उनके जो कलाओं के चित्र हैं, चित्र पर जो अपने वो टिप्पणियां करते हैं, और कविताएं भी बीच बीच में देख रही थी। इस बीच एक पुस्तक संपादित करने का अवसर मिला और मुझे महेश्वर शर्मा ने बताया, जो कि सहायक संपादक थे नया ज्ञानोदय में, कि मंडलोई जी ने सत्यजीत राय पर काफी काम किया है, आप उनसे भी संपर्क कीजिए। ये पुस्तक मैं सत्यजीत राय पर ही संपादित कर रही थी।
तो मैंने आपसे संपर्क किया और मुझे सहयोग मिला। उस पुस्तक में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आपका संकलित है। तो इस तरह थोड़ी बहुत बातचीत होती रही। अभी हाल में देखा कि आपकी नई पुस्तक आई है, तो सबसे पहले तो मैं इस पुस्तक के लिए आपको बधाई देना चाहूंगी। और धरती के जख्म नाम की जो पुस्तक आई है हाल में, ये विश्व कविताओं का अनुवाद आपने किया है, जो युद्ध से ही संबंधित कविताएं हैं। तो उसकी जब बधाई दे रहे थे तो बात चली कि क्यों नहीं सृजन संवाद में भी आप आए, और आप बहुत आसानी से तैयार हो गए। मुझे डर लग रहा था कि छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप आएंगे कि नहीं, लेकिन आप तैयार हो गए। हम बहुत खुश हैं आपको यहाँ पाकर। सृजन संवाद की आज की गोष्ठी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ वैभव मणिका, जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत तो कर ही दी है। उन्होंने ही पोस्टर बनाया है, उन्होंने ही स्ट्रीम यार्ड की लिंक बनाई है और आज का संचालन भी वो कर रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं। मैं उन सब का भी स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि वे अपनी टिप्पणियाँ, अपनी बातें फेसबुक पर लिखते रहेंगे, ताकि हम उन्हें यहाँ पर भी शामिल कर सकें। मीडिया का भी स्वागत है, क्योंकि मीडिया ही हमारी बात को दूर दूर तक पहुँचाता है। तो आप सबका पुनः एक बार मैं स्वागत करती हूँ और माइक वैभव जी को थमाती हूँ। धन्यवाद मैम। जैसा कि मैम ने सर के बारे में बताया, इतना अलग अलग तरह का सर का काम है। सर चित्रकार भी हैं, कवि भी हैं, अलग अलग संस्थानों में प्रशासनिक पदों को संभाल रहे हैं। सर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं, छात्रों का भी भविष्य संवार रहे हैं। तो ये जो सारी अलग अलग तरह की सर की भूमिकाएं हैं, इनमें से आज सब पे एक सर का कवि रूप हावी रहेगा। और अब कवि और श्रोता, इनके बीच में कोई व्यवधान नहीं बनना है। और मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर अपनी कविताओं के पाठ पे और हम लोग को अपनी जो भी टिप्पणियां हैं, जो भी बातचीत है, उससे हम लोग को नवाजें। स्वागत करते हैं लीलाधर मंडलोई सर का। और साथियों से अनुरोध है कि जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कि कविता के बारे में या अगर सर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या किसी तरह की कोई जिज्ञासा है, तो बेहिचक आप अपना सवाल यहाँ रखिएगा। हम अनुरोध करेंगे कि सर फिर बाद में काव्य पाठ के बाद उन सवालों के भी जवाब देंगे। स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले सृजन संवाद ने जो 14 वर्षों की इतनी लंबी यात्रा की है, और वो भी जमशेदपुर जैसी जगह से, ये गौरतलब भी है, काबिल तारीफ भी है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि ये एक मानीखेज प्रयास है। जिस वक्त फेसबुक पर ये सारी चीजें आकार ले रही थी, ठीक उसी समय विजय जी ने ये किया और वैभव जी ने उनका ये जो लंबा साथ दिया, उनके जो हमसफर बने। तो उस वजह से ये एक ऐतिहासिक यात्रा संपन्न हुई है। और यहाँ जो कुछ भी विजय जी ने मेरे बारे में कहा, मैं उसका सुपात्र तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक रचनाकार जो होता है, वो सबसे पहले अपनी रचनाओं के परिवेश में और जीवन समाज में सबसे ज्यादा मुब्तला होता है। तो बाकी चीजें उसे उस तरह से समझ में नहीं आती। कुछ जीवन में करते रहे तो कुछ हो गया। जैसे इस एक किताब को लेकर मैं नया ज्ञानोदय के जमाने से, जब मैं युद्ध पर अंक निकाल रहा था, सरहद पर अंक निकाल रहा था, घर जैसे विषयों पर अंक निकाल रहा था, तब मुझे ये लगा कि ये जो युद्ध है, ये जो महाशक्तियां हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, उनकी वजह से ये
अपरिहार्य है। ये होता रहेगा क्योंकि ये व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्हें जनसामान्य से कुछ लेना-देना नहीं है। उन्हें देशों से कुछ लेना-देना नहीं है। उन्हें मुझे लगता है कि अपने व्यवसाय से सबसे ज़्यादा लेना है। यहाँ मेरा चेहरा भी लगभग युद्ध में जिस तरह से धुआँ फैलता है, जिस तरह से अंधेरा होता है या जिस तरह से कुछ कुहासा रहता है, उसी तरह का आ रहा है। ये शायद इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, इसलिए आप ये समझिए कि मैं किसी युद्ध के इलाके से ही आपको ये अनुवाद सुना रहा हूँ, जो मैंने युद्धोत्तर समय में जो काव्य संवेदना को लेकर विश्व के कवियों ने अपनी तरह से युद्ध को अनुभव किया है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, विस्थापित और इमिग्रेंट के रूप में। तो मैंने ऐसे ही कवियों का चुनाव किया था जो लगभग 35 हैं। किसी की एक कविता है, किसी की एक से अधिक कविता है, लेकिन वो विषय केंद्रित ये अनुवाद है। इसलिए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बर्तोल्ट ब्रेख, आप जानते हैं 20वीं सदी के विश्व प्रसिद्ध जर्मन कवि रहे हैं, नाटककार भी थे और नाट्य निर्देशक भी थे। उन्होंने इस विषय पर कविताएं लिखी हैं। पहली कविता है, वह फिर आ रहा है, वह फिर आ रहा है, पहला नहीं है, हुए हैं, हाँ याद है, हुए हैं, इससे भी पहले युद्ध हुए हैं, पिछले युद्ध के वही परिणाम हुए, पिछले युद्ध के वही परिणाम हुए, कुछ को जीतना और कुछ को हारना ही था। आम आदमी जो था उसे मरना था भूखा, आम आदमी जो था उसे मरना था भूखा, जीतने और हारने वालों के बीच वह मरा, वह मरा। दूसरी कविता है, वे सत्ता के शिखर पर है, शांति और युद्ध की कूटनीति तय करते। वे सत्ता के शिखर पर है, शांति और युद्ध की कूटनीति तय करते। इन दोनों का अलग हासिल है। शांति और युद्ध उनके वास्ते हवा और तूफान की मानिंद है। शांति और युद्ध उनके वास्ते हवा और तूफान की मानिंद है। वे इतने शांति प्रिय हैं कि युद्ध उनके लिए वे इतने शांति प्रिय हैं कि युद्ध उनके लिए शांति की उपज ही है। जैसे मां के गर्भ में जन्मा बेटा अयाचित भय में डूबे मातृ मुख का स्मरण कराता और जो शांति अबेरी गई थी उसे छिन्न भिन्न करता। वे इतने शांति प्रिय हैं कि युद्ध उनके लिए शांति की उपज ही है। जैसे मां के गर्भ में जन्मा बेटा अयाचित भय में डूबे मातृ मुख का स्मरण कराता और शांति जो अबेरी गई थी उसे छिन्न भिन्न करता। युद्ध उनके लिए उनके हिसाब से समाप्त घोषित हो जाता है। युद्ध उनके लिए उनके हिसाब से समाप्त घोषित हो जाता है। और ये तीसरी कविता भी उन्हीं की है। भयावह युद्ध में जब शहर नेस्तनाबूद हुए, भयावह युद्ध में जब शहर नेस्तनाबूद हुए, हम सब ने उन्हें फिर से तामीर करना शुरू किया। चौतरफ भूख, दुर्बलता और असहनीय बर्फ शीत थी। अतीत की धूसर यादों के बीच हमने मलबे को ठेलों पर खींचा। अतीत की धूसर यादों के बीच हमने मलबे को ठेलों पर खींचा। ध्वस्त शहर में नग्न हाथों से ईंटों को खोद कर जगह बनाई कि हमारे बच्चों को कोई और फिर खरीद ना सके, कि हमारे बच्चों को फिर कोई और खरीद ना सके। मिलजुल कर बचे खुचे स्कूलों के कमरों की मरम्मत और सफाई का काम किया। उनमें शताब्दियों पुरानी कीच और गंदगी फैली थी। उनमें शताब्दियों पुरानी कीच और गंदगी फैली थी। हमने नए सिरे से संवारे स्कूल
कि हमारे बच्चों का भविष्य सुखमय हो सके, कि हमारे बच्चों का भविष्य सुखमय हो सके। ये एक कविता महमूद दरवेश की है, आप जानते हैं, और उनकी कविताएं लगातार पढ़ते रहे हैं। मुझे लगता है कि युद्ध की यातना और महमूद दरवेश दोनों नाम लगभग एक समान है। इनकी कविता का शीर्षक है धरती हमें हमारे विरुद्ध ढकेल रही है। धरती अंतिम रास्ते के जाल में फंसाकर हमें हमारे विरुद्ध ढकेल रही है। पार करने के लिए हम अपने अंग उसमें से खींच रहे हैं। पार करने के लिए हम अपने अंग उसमें से खींच रहे हैं। धरती हमें इसमें जबरन ठूस रही है। यदि हम गेहूं के पौधे होते हम शायद मर जाते और तब भी जीते। यदि सिर्फ वह हमारी मां होती तो वही दयापूर्वक हमारे मन को समझ पाती। यदि हम सपनों में चट्टानों की तस्वीरें होते तो आईनों की तरह होते। हमारे चेहरे उनके वास्ते अंतिम युद्ध में उनकी आत्मा के लिए चमकते। जो हमारे बीच अंतिम जीवितों की तरह मारे जाएंगे, जो हमारे बीच अंतिम जीवितों की तरह मारे जाएंगे, हम उनके बच्चों द्वारा आयोजित भोज के लिए दुख प्रकट करते हैं। हमने उनके चेहरे देखे हैं जो इस अंतिम जगह पर अपने बच्चों को खिड़की से बाहर फेंक देंगे। एक तारा हमारे आईनों को जला देगा। हम अंतिम सरहद के बाद कहां जाएंगे? पक्षी अंतिम आकाश के बाद कहां उड़ेंगे? हवा की आखिरी सांस के बाद कहां सोएंगे? हम अपने किरमिजी कुहासों से लिखते हैं। हम अपने मांस से ईश्वर स्तुति को संपन्न करते हैं। हम यहां मरते हैं, यहां आखिरी रास्ते में, यहां अथवा वहां हमारा रक्त जैतून के पौधे को रोपेगा, जैतून के पौधे को रोपेगा। ये और विश्व प्रसिद्ध कविता यानित रिसोर्स की है। एक ही कविता पढ़ रहा हूं। वे जो मारे जा चुके हैं लंबी कतार में रात को लौटते हैं। वे जो मारे जा चुके हैं लंबी कतार में रात को लौटते हैं। ताकते हैं इधर उधर, चाबियों से दरवाजा खोलते हैं, घर में प्रवेश करते हैं और कुछ खोजते हैं और उसमें विफल हो जाते हैं। उन्हें लगता है तुम बिछौनों के तले हो। एक पर्दा है जिसमें खिड़की की परछाई ऐसे लगती है जैसे सूली से लटकी हुई हो। मारे गए लोगों को मालूम नहीं कि उनके मरने की वजह क्या है, कि उनके मरने की वजह क्या है। आधुनिक पोलिश कविता के शिखर कवि हैं तदेउश रूजेविच, और ये दूसरे विश्व युद्ध के दर्शक भी रहे हैं। युद्ध की अमानवीय यंत्रणाओं की तस्वीरें इनकी कविताओं में मिलती हैं। पहली कविता है, जो आखिरी घड़ी तक जीवन में भरोसा करते हुए समुद्र से संघर्ष में असहाय डूबते गए। जो आखिरी घड़ी तक जीवन में भरोसा करते हुए समुद्र से संघर्ष में असहाय डूबते गए। मेरी नाव उसके ताकत भर झकझोरने से अभी भी अदृश्य अंदेशे में कांप रही है। मैं हिंसक होता हुआ उनकी मजबूत पकड़ पर वार करता हुआ उसे परे खिसका रहा हूं। मैं ये कार्यवाही सालों से करता आ रहा हूं। माफ कीजिए जरा। मैं ये कार्यवाही सालों से करता हुआ आ रहा हूं। ये एक कवि है वांग पेंग।
ये आप्रवासी चीनी कवि हैं जो अमेरिका में हैं, चित्रकार हैं। इनकी कई एकल प्रदर्शनियां लग चुकी हैं और 12 से अधिक उनकी किताबें हैं और प्रसिद्ध संग्रह है इनका, माय नेम इज इमिग्रेंट। तो ये उनकी कविता है। हम जिन चीजों को समुद्र पार ले जाना चाहते हैं, विस्थापन के समय की कविता है, हम अपनी आंखों में आंसू ले जा रहे हैं। अलविदा पिता, अलविदा माँ, हम अपने छोटे से झोले में धरती की मिट्टी ले जा रहे हैं ताकि हमारे घर हमारे हृदय से धूमिल ना हो। हम अपने साथ गांव के नाम, कथाएं, स्मृतियां, खेत, नाव ले जा रहे हैं। स्वयं को प्राप्त करने के लिए यहां साइन करें। लाइब्रेरियन की वन स्टॉप दुकान समाचार के लिए किताबों की सूची और बहुत कुछ मेल साइन करने पर हमारे विधिक नियम आपको स्वीकार्य होंगे। हम सारे युद्धों के झूठे घावों के लोभ, स्वार्थ साथ ले जा रहे हैं। हम नरसंहार की खनन वस्तुएं, अकाल, बाढ़, जाति संसार की स्मृतियां साथ ले जा रहे हैं। हम अपने परिवारों और पड़ोसियों को जलाने के बाद बची उस राख को साथ ले जा रहे हैं जो अब कुकुरमुत्ता के मेघों के पास बची हुई है। हम समुद्र में डूबते अपने द्वीप ले जा रहे हैं। हम नई जिंदगियों के लिए हाथ, पांव, हड्डियां और सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क ले जा रहे हैं। हम मेडिसिन, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, शिक्षा, गणित व कविता के डिप्लोमे साथ ले जा रहे हैं। अगर दूसरे तट पर उनका कोई अर्थ ना हो, अगर दूसरे तट पर उनका कोई अर्थ ना हो, तब भी हमारे पुरखों की पीठों पर आसीन स्मृतियां, रेल मार्ग, वृक्षारोपण, शकुन वायु, खेत, फैक्ट्रीज, नर्सिंग होम, अस्पताल, स्कूल, मंदिर हम साथ ले जा रहे हैं। हम अपने पुराने घर को उसकी रीढ़ सहित, हम अपने पुराने घर को उसकी रीढ़ सहित अपने सीने में नए सपनों के साथ ले जा रहे हैं। हम कल, आज और कल को ले जा रहे हैं। हम पर जो जबरन युद्ध थोपा गया था, हम उसके अनाथ हैं। हम पर जो जबरन युद्ध थोपा गया था, हम उसके अनाथ हैं। औद्योगिक कचरों से समुद्री सतह ऊंची हुई, हम उनके शरणार्थी हैं। और हम अपनी मातृभाषा साथ ले जा रहे हैं। प्यार, 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 अमन, 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 उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद। हम अपनी रबर की नाव से चले इस तट से अगले तट तक, अगले तट से अगले तट तक और अगले तट तक। ये चीनी कवि और उपन्यासकार है। इनके पास चीनी नागरिकता के साथ अमेरिकी नागरिकता भी है। इनकी शिक्षा बोस्टन में हुई। इनके नाम पेन, फाकनर सहित कुछ सम्मान है। पुलित्जर के लिए भी नामांकन हुआ था। इनका नाम है हाजिन। इनकी कविता है पलायन। ग्रीष्म की गोधूली से गुजरते समय जब हम नियोन बल्ब के मध्यम उजाले में बियर की चुस्कियां लेते हुए सलाद खा रहे थे, तुमने अपनी कहानी ठीक वही सुनाई थी जिसे मैं तुम्हारे ही तरह के दोस्तों से सुन चुका हूं। तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो चुके थे। मैनेजर, सचिव, निरीक्षक और पासपोर्ट के इंचार्ज पुलिस अधिकारी सभी ने तुमसे अच्छी खासी
रकम वसूल कर ली, कुछ ना बचा था तुम्हारे पास। तुम्हारा रंगीन टीवी और रेफ्रिजरेटर बिक चुके थे। एक अदद नगद हवाई जहाज की टिकट की खरीद के कारण आश्वस्त किया गया था कि मैं इसमें भाग्यशाली था। बहुत से लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपना सारा कमाया दांव पर लगा दिया, लेकिन देश छोड़ ना सके। ये ना समझो कि यहाँ अंगुलियों की फोटो खिंचवाने भर से तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। ये ना समझो कि यहाँ फोटो की अंगुलियों की फोटो खिंचवाने भर से तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। गरीबी से शुरू करने वाले हम जैसों को यहाँ $1 के लिए खून जलाना पड़ता है। ये वो जगह है जहाँ पैसा हो तो शैतान से फलियों का दही बनवाया जा सकता है। यहाँ आपकी हैसियत को पैसों में नापा जाता है। एक सामाजिक सुरक्षा नंबर के अलावा जीने का कोई और रास्ता यहाँ नहीं है। कुछ भी करूंगा 2 जून की रोटी के लिए, जब तक कि यहाँ कमा सकूं। कम से कम यहाँ आजाद तो हूं और किसी से नफरत नहीं करता। जानते हो, जब मैं वहां था तो क्या करना चाहता था? मैं कल्पना किया करता था कि मेरे पास बंदूक होती तो उन कमीनों को गोली से उड़ा देता। वो देश रहने लायक नहीं है। मैं वहां लौटने की जगह यहाँ मर जाना पसंद करूंगा। हमने समुद्र पर उड़ते परिंदों को देखना बंद कर दिया था। हवाई जहाज एक शब्द दूर आकाश पर लिखा करता था, आनंद। हमने समुद्र पर उड़ते परिंदों को देखना बंद कर दिया था। हवाई जहाज एक शब्द दूर आकाश पर लिखा करता था, आनंद। मेरी इच्छा थी कि मैं उसी तरह देश को छोड़ पाता, लेकिन मैं अपने साथ अपना सारा सामान लेकर आया, यहाँ तक सेना वाला वह मग और पुरानी चिट्ठियों का एक बंडल। आप दिखाई दे रहे हैं? जी। ये जेवियर जामोरा, ये साल्वाडोर के कवि हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और विस्थापन की पीड़ा और सिविल वार की स्मृतियां इनकी कविताओं में मिलती हैं। इनकी एक कविता है, नागरिकता। ये साफ था कि वे भूखे थे अपनी खाली हाथ गाड़ियों और खाली हाथों में चंद कपड़ों के साथ। वे भूखे थे क्योंकि उनके हाथ गली में बिखरी गंदी टूटी बाल्टियों की तरह खाली थी। गंदी लाल धूल पर बनी डामर रोड जो दिखाई दे रही थी उस धुंधले सफेद स्तंभ तक जिसका टैक्स गंदे करदाता भरा करते थे। वहां कटीली बाड़ जो कोने से शुरुआत से लोहे के स्तंभ तक फैली थी। वे पुरुष, वे स्त्रियां बूथों के बीच से चलते हुए सफेद और भूरे अधिकारियों का अभिवादन करते थे। मुझे लगता है हमारी मूल समस्या यह थी कि हमारे पास जैकेट, बेल्ट और गाड़ियां ना थी। शायद यह नहीं, समस्या यह थी कि हमारी त्वचा धूप से जली हुई थी और हम स्पेनिश बोलते थे। हम नहीं जानते थे कि उन्होंने उस तरफ का रास्ता बंद कर दिया था। हम ये नहीं जान सके कि हम यहाँ खत्म हो गए थे। हम बिल्कुल नहीं जान सके, लेकिन हम समझ चुके थे कि वे वहां क्यों चल सकते थे। और सुनाऊं? हेलो, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ, तो मुझे बैकग्राउंड से डिस्टर्बेंस नहीं हो इसलिए हम लोग अपना माइक म्यूट कर देते हैं जब तक अच्छा बोल रहे थे आप, इसी वजह से।
ये मैं इस एक बीच कवि है, ये मैं इस एक बीच कवि हैं टिप्पणियां पढ़ना ली। चाहूंगा। हाँ, संध्या सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपको नमस्कार कह रही हैं। ऋचा द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं, सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम कह रही हैं। आभा विश्वकर्मा जी जुड़ी हुई हैं, कमलेश जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है मंडलोई सर। फिर प्रिय कवि का स्वागत है, कमलेश जी की टिप्पणी है। और आपने जो कविता पढ़ी कि आम आदमी को मरना ही था भूखा, वाह क्या बात है। हमारे बच्चों को कोई फिर न खरीद सके, हर सदी का सपना। इसके अलावा कमलेश जी की टिप्पणी है, मारे गए लोगों को मालूम नहीं कि उनके मरने की वजह क्या है, एकदम सच। रहमान मुसव्विर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका मारे गए लोगों को मालूम नहीं कि उनके मरने की वजह क्या है। ये लाइन जो है वो बहुत सारे लोगों को पसंद आई है। माया मेहरा जी जुड़ी हुई हैं, उनकी टिप्पणी है अद्वितीय। संध्या सिन्हा जी कविता पाठ के बारे में कह रही हैं अद्भुत। तो ये सारी टिप्पणियां आई हैं। सर युद्ध पे एक मेरा ये था कि जैसे आपने अभी जो कविताएं पढ़ी उसमें ज़्यादातर यूरोपियन कवि थे, चाइनीज़ कवि थे, विदेशी लोग ही ज़्यादा थे। क्या भारतीय भाषाओं में हिंदी के अलावा युद्ध को लेकर के कोई इस तरह की कविता लिखी गई है? और अगर लिखी गई है तो वो आपके संग्रह में है? यदि वैसी कोई कविता है तो हम चाहेंगे कि एक प्रतिनिधि भारतीय कविता के तौर पे भी एक पाठ हो। यहाँ पर मैं वैभव जी, विजया जी के कहने पर विश्व कविताओं के अनुवाद के लिए आमंत्रित हूँ, और उन्होंने जो सीमा रेखा लगाई है मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरा एक युद्ध पर मेरा एक संग्रह है, जला वतन, जो भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है और वो काफी चर्चा में भी रहा है। तो उसमें बहुत सारी कविताएं युद्ध को लेकर हैं, जैसे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी से लेकर बहुत सारे हमारे अग्रजों ने वो कविताएं पसंद की थी और उनका रेखांकन किया था। तो फिलहाल मैं कितना समय है, कुछ और कविताएं पढ़ूं? हम लोग सर 5 मिनट और कर सकते हैं। तो चलिए एक आखिरी कविता पढ़ता हूं। ये ली अन रोरी पाक की कविता है और मूलतः जापानी कवित्री है, अंग्रेजी की प्रोफेसर है, और ये जो युद्ध और इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर काफी कविताएं हैं। और इस कविता का शीर्षक है एक्सरे। और ये कविता इन्होंने अपनी माँ योशिको हिरोकोशी रोरीपाक के लिए लिखा था, जब वो अपना देश छोड़कर विस्थापित होकर जा रही थी। तो इसका शीर्षक है एक्सरे। मेरी माँ हवाई जहाज के सफर में अपनी गोद में एक मनीला लिफाफे के भीतर अपनी छाती का एक्सरे ले जा रही है। मेरी माँ हवाई जहाज के सफर में अपनी गोद में एक मनीला लिफाफे के भीतर अपनी छाती का एक्सरे ले जा रही है, जिस पर लिखा हुआ है डू नॉट बेंड, मोड़े ना। होनोलुलु हवाई अड्डे पर खाली समय में है और वह इंतजार कर रही है पंक्ति में। उसके हाथ में अपनी विचित्र छवि है, जिसमें पसलियों की खो, पीठ में हड्डियों का जाल, फेफड़ों में मोतिया दूध, और उसके वक्ष के पेचीदा कक्ष में अंधेरा भरा हुआ है। और उसके वक्ष के पेचीदा कक्ष में अंधेरा भरा है। जब उसका नंबर आता है और आव्रजन अधिकारी उसके श्वेत श्याम फिल्म को थामकर सूर्य की दिशा में ऊपर करता है, एक प्रकाश रेखा उसके आर पार निकलती है और उसे एक जीवन से जो संदिग्ध और भ्रमों से लिप्त है
और उसे एक जीवन से जो संदिग्ध और भ्रमों से लिप्त है, ऑर्चिड के तोड़े गए सुगंधित फूलों से बने फूल चक्र के साथ दूसरे जीवन में ले जाया जाता है। फूल चक्र के साथ दूसरे जीवन में ले जाया जा सकता है, ले जाया जाता है। तो शुक्रिया, आपने अनुवाद की कुछ कविताएं सुनी। जो संभव हो सका था उस अंधेरे से मैंने सुनाया। अंधेरे में मुझे भी बहुत कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि दूसरे सारे जो उजाले थे वो विजय जी ने बंद करवा दिए थे। तो जैसा दिखा, जैसा आवाज का चेहरा पहुंचा, वैसा उम्दा ही रहा होगा। मौसम मौसम की तमाम सारी बंदिशों के साथ और आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो प्लानिंग करने वाली हमारी विजय मैम की कुछ बंदिशों के साथ मंडलोई सर ने कुछ बहुत ही अद्भुत कविताएं पढ़ी विश्व कविता से, और हमें थोड़ा समृद्ध किया है। कुछ एक नई चीज़ें जानी हैं, कुछ एक नई चीज़ें समझी हैं, और दुनिया भर में कितना काम हो रहा है लगातार, इसकी भी एक झलक मिली है आज के कार्यक्रम से। और इसके लिए इस कार्यक्रम की प्लानिंग, इस कार्यक्रम में सर के आने की सहमति देना, इस सब के लिए विशेष धन्यवाद विजय मैम को है। और बाकी सबका धन्यवाद करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विजय मैम आप बाकी सबको धन्यवाद दें। माइक आपके लिए। एक बात और कहना था कि ये संग्रह प्रकाशन संस्थान ने छापा है, और जब मैंने आग्रह किया कि ये युद्ध का समय चल रहा है इस वक्त, तो ये आ ही जाना चाहिए, तो अभी लगभग एक हफ्ते पहले उन्होंने इसे दुरुस्त करके छाप के पाठकों को उपलब्ध कराया, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू वैभव जी। जैसे कि हमारी बात हुई थी कि मंडलोई जी के नए अनुवाद किए हुए कविता संग्रह पर ही हम बात करेंगे और उसी से वो कविताएं पढ़ेंगे। इसलिए जिन लोगों ने कहा कि वो अपनी कविताएं सुनाएं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत कविताएं लिखी हैं। वो उनके संग्रह को देखें, पढ़ें, वहाँ से उनका जो भी वो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हमारी गोष्ठी में तय था कि सिर्फ विश्व कवियों की युद्ध से संबंधित कविताएं ही आप पढ़ेंगे, और आपने बहुत सुंदर ढंग से पढ़ा। मौसम परेशान कर रहा था, इंटरनेट परेशान कर रहा था, गूगल परेशान कर रहा था। पीछे की लाइट हम लोगों ने इसलिए बंद कराई कि बंद करवाने से आपके चेहरे पर थोड़ी और रोशनी पड़ी और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो और जो कमी थी वो आपकी आवाज से पूरी हो गई, आपके पढ़ने के तरीके से पूरी हो गई। आप स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए हम सब पूरे सृजन संवाद की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारे साथी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े रहे, उन्होंने अपनी टिप्पणियां की, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया का धन्यवाद, क्योंकि कल परसों हमारी रिपोर्ट वही छापेंगे, वही प्रकाशित करके दूर दूर तक बात को पहुंचाएंगे। और वैभव जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने व्यस्त रहते हुए भी इस कार्यक्रम में पूरी शिद्दत से सहायता, और तभी ये कार्यक्रम संभव हो पाया। असल में मंडलोई जी को हम लोग फिर सुनना चाहेंगे, और हम चूंकि सिनेमा पर कार्यक्रम करते हैं और विभिन्न कलाओं पर कार्यक्रम करते हैं, गद्य पर, साहित्य पर काम करते हैं, और तीनों ही विधाओं में मंडलोई जी सिद्धस्त हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि वो अन्य कार्यक्रम में भी हमारे बीच आए, हम सबको अपने कार्य से समृद्ध करें। और ये जो श्रृंखला हमारी चल रही है, ये युद्ध और साहित्य,
युद्ध और सिनेमा, युद्ध और अन्य कलाओं पर ही चल रही है। उसी की आज की एक कड़ी थी। मैं आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ। हम अगली गोष्ठी में अगले महीने फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विजय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।